गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही बातें कोरोना के बारे में की गई हैं, कुछ खास पॉइंट नहीं निकलते हैं। देश देशांतर के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है द बिग पिक्चर के अंदर अफ़गानिस्तान तालिबान के बारे में, तो वही सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं कि यूएसए जा रहा है तो तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है, कुछ खास पॉइंट नहीं निकलते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर बात ये है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि इसके ऊपर जो तलाक संबंधी वगैरह चीज़ें होती हैं, जाति धर्म की बात जो होती है, इसके ऊपर बात की जानी चाहिए। अब देखो ये है क्या मामला, पता होगा आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट समय समय पर जब भी कोई डाइवोर्स का मामला आता है, एडॉप्शन का मामला आता है, मैरिज से रिलेटेड मामला आता है, ये केस आ जाता है। साहबानों का केस 1985 का केस बात की गई थी। 2019 में गोवा पहला राज्य ऐसा बना था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया था। अब देखो ये जो आर्टिकल 44 है ये डीपीएसपी के अंदर आता है, पहली बात। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के दिमाग में ये चीज़ था, लेकिन हमारा भारत था ही नहीं, लेकिन ये डाइवर्सिटी में यूनिटी लाने के लिए उन्होंने उसको डीपीएसपी के अंदर रखा। 1955 और 56 के अंदर हिंदू लॉ आए, सक्सेशन कोड आए, हिंदू मैरिज एक्ट आए। और ये जो हिंदू मैरिज एक्ट आए, इस हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो है सो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिज़्म, ये 80% पॉपुलेशन को कवर करते थे। इसके अंदर आए किन किन को छोड़कर, क्रिश्चियन, पारसी, मुस्लिम। अब देखो यहाँ तक तो बात नॉर्मल बैकग्राउंड की हुई, लेकिन इससे आगे क्या होता है कि लॉ कमीशन 2018 में कहता है कि कंसल्टेशन के बाहर होना चाहिए, डिजायरेबल नहीं है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लाना। अब इन्होंने क्यों कहा? इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अभी उचित समय नहीं है। उन्होंने अपना आकलन किया होगा। अब कोर्ट तो ये रूल्स बना नहीं सकती है, थोड़ा पॉलिटिक्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, वोट बैंक वगैरह आप समझ सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो ज़रा इसको समझना। 44 के अंदर कहा जाता है, 44 के अंदर कि यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए समान जो है सो लॉ होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आर्टिकल 25 है एक तरफ जो राइट टू रिलीजन की बात करता है, एक तरफ आर्टिकल 14 कहता है जो समानता का अधिकार है। देखो राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, दो बातें। लेकिन वुमेन यहाँ सफ़र करती है, तो वुमेन को अगर जेंडर इक्वलिटी में लाना है तो यहाँ पे ये कंसेप्ट फेल हो जाता है। डीपीएसपी के अंदर जो है सो आता है क्या, 44 आता है। दूसरा 25 और 14 ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये बेसिक ह्यूमन राइट से तो ऊपर है। ये बातें समझने वाली चीज़ है। कुल मिलाकर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, परिपक्वता समाज में आने से होगी, इसको समझना होगा। और अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहती है तो इनके कहने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि लॉ बनाने का काम किसका है, हमारे पार्लियामेंट का। अब देखो क्या है कि अब ये एक बात समझना होगा कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर वास्तव में जैसे आप चले जाओ मॉडर्न एरा में तो सती प्रथा बैन किया गया राजा राम मोहन राय के प्रयास से, बाल विवाह बैन किया गया, तो चीज़ें की ज़रूरत थी और धीरे धीरे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। हम अगर जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, चाइल्ड की बात करते हैं, तो इनके ऊपर आना पड़ेगा। ये एक स्टेप होगा। पर्सनल लॉ को कोडिफाई, पर्सनल लॉ जो है उसको कोडिफाई करना चाहिए। प्रेम्बल में जो बात कही गई है उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। वो देखो अंबेडकर जी ने कहा था कि इनको लाना ज़रूरी है, लेकिन शक्ति का, पावर का इस्तेमाल करके नहीं, बल्कि लोगों के सहमति से चरितार्थ करके धरातल पर लाना होगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।